भारत की धरती सदियों से आतंक की काली परछाइयों को झेलती आई है। महमूद गजनी की लूटपाट से लेकर हाफिज सईद जैसे मास्टरमाइंड तक इतिहास के पन्नों पर लिखा ये रक्त रंजित अध्याय बताते हैं कि कैसे बाहरी आक्रमणकारियों की वहशी मानसिकता समय के साथ नए चेहरे और नए तरीकों में लौटती रही हैं। मध्यकालीन तलवारों की तबाही से लेकर आधुनिक बमों की दहशत तक भारत लगातार इस जहरीली विचारधारा का सामना करता रहा है। भारत पर आतंक हमले की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, जैसे भारतीय संसद पर हमला, मुंबई में हमला, उरी पुलवामा हमला, पहलगाम आतंकी हमला और अब दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट। हेलो इंडिया, मैं अनुपम कुमार पांडे और आज का विषय है दिल्ली ब्लास्ट और टेररिज्म इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि 10 नवंबर 2025 को शाम 7 बजे दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाका में 13 लोगों की मौत और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस धमाके में शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा किया गया है। यह धमाका आनन फानन में किया गया एक आतंकी हमला था। इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी। 9 अक्टूबर 2025 को जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर की दीवारों पर पोस्टर सटे हुए मिले जिसमें आतंकी संगठनों ने लोकल्स को धमकाया था। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि इसमें बहुत सारे मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद पूरे देश में छापामारी हुई और गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। 9 नवंबर 2025 को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से सटे एक फरीदाबाद शहर में छापामारी किया, जिसमें 350 किलो बारूद और कई हथियार बरामद हुए। अगले दिन फरीदाबाद में एक और घर में छापामारी हुई, जहां से लगभग 2500 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार यह घर पुलवामा के निवासी डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने किराए पर ले रखी थी। इसी मामले में पुलवामा के मुजम्मिल अहमद गनई और काजीकुंड के आदिल मजीद रार को इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पर आरोप यह है कि ये जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल उल हिंद के गुप्त नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये सभी आरोपी का संबंध किसी न किसी तरह अल फला यूनिवर्सिटी से है। उमर जो इसमें सुसाइड बॉम्बर था, इसका पता इसके माता पिता के डीएनए से मिलाने से पता चला है। दिल्ली पुलिस ने सभी के ऊपर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आइए जान लेते हैं अब हम इसमें यूज अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली एक फर्टिलाइजर है जिसका यूज हम खेतों में करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट बाजार में आसानी से उपलब्ध है। जब हम इस फर्टिलाइजर में थोड़ा सा मॉइस्चर या डीजल और पेट्रोल मिला देते हैं तो ये इनस्टेबल हो जाता है और धमाका करता है। जितना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रहेगा उतना ही बड़े लेवल पे धमाका मिलता है। इसका एग्जाम्पल हमको 1995 में ओक्लाहोमा यूएसए में 168 लोगों की जान चली गई थी एक बिल्डिंग में डेटोनेट करने के बाद। आतंकवाद का जिक्र हो और पाकिस्तान का नाम नहीं आए, ऐसा करना तो पापी हो जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जो फूका हुआ कारतूस है उसे ही पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान का मैप को देखिए और एक तरफ कुत्ता को बैठा के देखिए, दोनों एक जैसा ही दिखता है। पाकिस्तान के बारे में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा था कि जब तक मैं अपनी धोती बदलता हूँ वहां सरकार बदल जाती है। ये सिलसिला आज तक चलता आया है। आजादी के बाद आज तक किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान का संविधान क्या है ये खुद पाकिस्तानी भी नहीं जानते, क्योंकि वहां संविधान भी कई बार बदला जा चुका है। पाकिस्तान के बारे में यह भी कहा जाता है कि दुनिया में देश की सेना होती है, वहां सेना का देश है, वहां आर्मी का रूल ही संविधान है। पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए हिंदुस्तान से रहम की भीख मांगता है, पैसा अमेरिका और चाइना से मांगता है, तेल अरब वर्ल्ड से मांगता है और दिन का खर्चा चलाने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से लोन मांगता रहता है। हमारे पूर्व के सभी सरकारों ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के काफी प्रयास किए। लाहौर बस यात्रा के दौरान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पर यह पड़ोसी सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के ही सगे संबंधी हैं। इनका सबूत कई बार पूरी दुनिया को मिल चुका है। ओसामा बिन लादेन का एबटाबाद में मारा जाना या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकियों को स्टेट फ्यूनरल देना इस बात की पूरी दुनिया में गवाही देता है। पाकिस्तान में आतंकवाद का एक स्टार्टअप कल्चर है, या कहिए वहां बनी बनाई इंडस्ट्री है जो वहां की सरकार और आईएसआई फंड करती है। पाकिस्तान के लोग या तो तेज गेंद फेंकते हैं, या तो बॉम्ब फेंकते हैं, या तो बातों से लंबी लंबी फेंकते ही रहते हैं।
expert under terrorist strike. पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन डिजिग्नेटेड टेररिस्टों का हब है। वहाँ मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे कई अनगिनत यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के लोग रहते हैं। हम आपको लिस्ट गिनाते रह जाएंगे पर आप सुनते सुनते थक जाइएगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत पाकिस्तान के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, आइए अब बारी बारी से उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर पाकिस्तान को बेनकाब करना, जो कि भारत समय समय पर करता आया है। इसका एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारे डेलीगेट्स कई देशों को विजिट किए थे, इसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कंट्री में शामिल करवाना। अब FATF क्या होता है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसका गठन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन पाकिस्तान अभी डोनाल्ड ट्रंप के रहमो करम से FATF के ना ही ग्रे लिस्ट और ना ही ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। तीसरा, निर्णायक कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर को 2.0 को फिर से रिज्यूम करना। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर करना भारत के लिए थोड़ा दिक्कत वाला कदम हो सकता है, क्योंकि भारत अभी दुनिया का मोस्ट टैरिफ कंट्री है जो कि अमेरिका ने हम पर लगाया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि हम रशिया यूक्रेन वॉर में हम यूक्रेन और वेस्ट का समर्थन करें, लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि इससे हमारी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंसी खतरे में पड़ जाती है। अगर इस बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध हुआ तो ये इस बार भीषण और निर्णायक होगा। इसके संकेत हमारे रक्षा मंत्री के हालिया बयानों में भी मिल जाता है। जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा, सिंध अब हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा बनेगा, और प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस लोगों ने ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी संदर्भ में जोड़कर देखा जा सकता है। यह सब जब होगा तब तो होकर रहेगा, लेकिन भारत अपने स्तर पर क्या कर सकता है ये भी जानना जरूरी है। भारत देश के एक वीर सपुत्र श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक बार कहा था कि दुश्मन के देश में कितने सैनिक हैं, इससे ज्यादा जानना जरूरी है कि हमारे देश में कितने गद्दार हैं। भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए काफी सराहनीय कदम भी उठाई है, जैसे NIA का गठन करना, NATCRIT का स्थापना करना, और भारत में कई राज्य सरकारें अपने पुलिस में ATS यानी एंटी टेरर स्क्वाड का भी गठन किया है। और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी बहुत सारे खुफिया एजेंसी जैसे इजराइल का मोसाद, USA का CIA जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों से अपनी गुप्त सूचना या खुफिया जानकारी भी प्राप्त करता है। और आखिर में, इस देश के नागरिक होते हुए जो हर देश का नागरिक अपने भारत सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता है। पहला, सिक्योरिटी लैप्स। चाहे 2019 में पुलवामा हमला हो, जिसमें 100 किलो से ज़्यादा RDX खुले में घूम रहे थे, या फिर अभी दिल्ली ब्लास्ट में हजारों किलो विस्फोटक सामग्री का मिलना हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा, भारत सरकार अल फलाह जैसे यूनिवर्सिटी पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई या स्ट्रिक्ट सर्विलेंस क्यों नहीं रख पाती है। आखिर में हमारा और देशवासियों का अपने प्रधानमंत्री से वही सवाल है जो 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री का सवाल अपने देश के प्रधानमंत्री से था। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है। तो यह था दिल्ली ब्लास्ट की जुड़ी जानकारी जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि चेंज तभी होगी जब समझ बदलेगी। जय हिंद, जय भारत।